जब पहली बार मुझे पता चला कि मुझे इस जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है, तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। अरे वाह, लाइफ में पहली बार किस्मत ने मेरा साथ दिया है। मैं जैसा चाहता था बिल्कुल वैसी ही जॉब मुझे मिल गई थी। मुझे शुरू से ही अकेले में रहना पसंद है। भीड़ भाड़ लोगों से घुलना मिलना मुझे हमेशा से पसंद नहीं है। उस दिन जब मैंने पेपर में एड देखी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एड थी। वो लोग जंगल में लगे निगरानी रखने वाले टावर्स के लिए रेंजर्स हायर कर रहे थे। काम बस इतना था कि उस बड़े से टावर में बैठ के पूरे जंगल पर नजर रखनी थी कि जंगल में कहीं आग तो नहीं लगी है। मैंने जब उस एड को पढ़ा तो मेरा तो खुशी के मारे ठिकाना ही नहीं रहा। इससे पहले मैं एक रेस्टोरेंट में नाइट शिफ्ट में काम करता था, लेकिन वो काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने देखते ही उस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। मैं दुआ कर रहा था कि काश मेरी ये जॉब लग जाए तो बस लाइफ सेट हो जाएगी। और जैसा मैंने बताया, जिंदगी में पहली बार किस्मत ने मेरा साथ दिया, या शायद नहीं, मुझे इस जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। ड्यूटी पर भेजने से पहले मुझे 1 हफ्ते की ट्रेनिंग भी दी गई थी, लेकिन वो ट्रेनिंग उनके ट्रेनिंग सेंटर में ही दी गई थी। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने मुझे जॉब की डिटेल्स बताई, कैसे रेडियो, फोन वगैरह यूज करना है और भी बहुत कुछ। मैं बहुत एक्साइटेड था और फिर वो दिन आ गया। मेरी जॉब का पहला दिन मैं एक दूसरे रेंजर के साथ जंगल में उस टावर तक पहुंचा जिसके ऊपर मुझे ड्यूटी करनी थी। जंगल के बीच इतने ऊंचे टावर के नीचे खड़ा होकर उसे देखना बहुत अच्छी फीलिंग थी। फिर मैंने उस पे लगी लोहे की सीढ़ी से टावर के ऊपर चढ़ना शुरू किया। लेकिन उस वक्त सच बताऊं तो मेरी सारी एक्साइटमेंट गायब हो गई थी। वो टावर बहुत ऊंचा था और मुझे ऊंचाई से डर लगता था। किसी तरह एक एक कदम रखता हुआ मैं उस टावर के ऊपर पहुंचा और ऊपर बनी कैबिन का दरवाजा जो नीचे से खुलता था, उसको खोल के कैबिन के अंदर गया। कैबिन में पहुंच जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। फिर मैंने कैबिन का मेन गेट खोला और अंदर रूम में गया। रूम के अंदर का नजारा देख के तो मेरी आंखें जैसे बिल्कुल चौंधिया गई। वो एक छोटे से लग्जरी फ्लैट जैसा था। उसमें एक रेफ्रिजरेटर, अलमारी और एक टेबल रखी थी। टेबल पर जंगल का एक बड़ा सा मैप लगा था। साथ में एक सिंगल बैंड भी लगा था। कैबिन के चारों तरफ खिड़कियां थी जिन पर बड़े बड़े शीशे लगे थे, जिसे कि अंदर खड़े खड़े ही जंगल के चारों तरफ देखा जा सकता था। सच में बहुत ही खूबसूरत नजारा था। मैं कई कई किलोमीटर दूर तक फैला जंगल और पहाड़ियां देख सकता था। वो नजारा देख के मेरी फोटोग्राफर बनने की छुपी चाहत फिर से जाग उठी है। मैं मन ही मन सोच रहा था कि यहां से मैं कितनी सारी खूबसूरत फोटोज खींच सकता हूं। दूसरा रेंजर भी मेरे पीछे पीछे ऊपर पहुंच गया था। उसने मुझे बताया कि यहां हम 2424 घंटों की शिफ्ट करते हैं, इसलिए हो सकता है शिफ्ट के बीच में तुम्हें नींद आ जाए। तुम सो तो सकते हो, लेकिन अलार्म लगा के ही सोना, क्योंकि रात में तुम्हें हर एक घंटे में कम से कम एक बार उठ के जंगल पर नजर रखनी होगी और चेक करना होगा कि कहीं आग तो नहीं लगी। दिन में तुम्हें हर आधे घंटे में ऐसा करना है। कैबिन में ही एक रेडियो फोन भी लगा है। अगर बे चांस कोई इमरजेंसी हो तो तुम इस पे कॉल कर सकते हो। यहां एक फोन और लगा है जिसकी लाइन सीधा फायर डिपार्टमेंट से जुड़ी है। अगर किसी भी समय तुम्हें जंगल में आग लगी दिखाई दे तो तुरंत फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर देना। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं मन ही मन सोच रहा था ये सब तो मुझे ट्रेनिंग में पहले ही बताया जा चुका था, अब क्यों मेरा सर खा रहा है। मैंने सोचा यहां आराम से बैठकर खूब मस्ती करूंगा, फोटो खींचूंगा, बुक्स पढ़ूंगा। अब तो जिंदगी आराम से कट जाएगी। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मेरा ये हसीन सपना कितनी बुरी तरह से टूटने वाला है। फिर वो रेंजर बोला कि तुम सबसे पहले ये रूल बुक जरूर पढ़ लेना, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ठीक है, आप टेंशन ना लो, मैं इसे अच्छे से पढ़ लूंगा। फिर वो नीचे जाने लगा, लेकिन जाते जाते वो फिर से बोला चाहे कुछ भी हो जाए, शिफ्ट खत्म होने से पहले तो मैं इस टावर से नीचे नहीं उतरना। उसने ये बात बिल्कुल सीरियस टोन में कही थी। मैंने कहा ठीक है,
मैं समझ गया। फिर हम दोनों नीचे उतर गए मुझे कार से। मेरा राशन वगैरह का सामान लेकर आना था जो मुझे ऑफिस से मिला था। नीचे पहुंच के वो अपनी जीप में बैठा और वहां से जाने लगा, लेकिन जाते हुए वो मेरी तरफ देख के कुछ कहते कहते रुक गया। शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर वो जीप में बैठा और चुपचाप दरवाजा बंद करके उसे बाय करके वहां से चला गया। अब मैं वहां बिल्कुल अकेला था, बीच जंगल में उस ऊंचे टावर के नीचे खड़ा हुआ। सामान बहुत ज्यादा था और मैं ज्यादा सामान लेके सीढ़ियों पर चढ़ भी नहीं सकता था, इसलिए सारा सामान ऊपर पहुंचाने में मुझे 2 चक्कर लगाने पड़ गए। घर में राशन लाने के लिए हमें इतना नहीं सोचना पड़ता, लेकिन यहां जंगल के बीच अकेले आपको कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए आपको नहीं पता। इसलिए मैं एक भी चीज कार में नहीं छोड़ना चाहता था। मैं सारा सामान ऊपर ले आया। दूसरी ट्रिप में जब सामान का बॉक्स लेके सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंचा तो अचानक से मेरा पैर फिसल गया। एक हाथ में बॉक्स और दूसरे से मैंने किसी तरह सीढ़ी को पकड़ा और अपने आप को गिरने से बचाया। एक बार के लिए तो जान मेरे हालत में ही आ गई थी। ये काम इतना भी आसान नहीं था जितना मैं सोच रहा था। आखिर में सारा सामान ऊपर पहुंचाने के बाद मैं बेड पे धड़ाम से जाकर लेट गया। बहुत थक गया था। शाम होने लगी थी। बेड पे पड़े पड़े मेरी आंख लगने ही वाली थी कि तभी मुझे साइड में लगे रेडियो फोन में एक अजीब सी स्टैटिक की आवाज आई। हेलो, मैंने कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा शायद ये दूसरे रेंजर का इशारा होगा, ये बताने के लिए कि चेक करने का टाइम हो गया है। मुझे लगा था मुझे लेटे हुए बस 1520 मिनट ही हुई होंगी। मैंने जल्दी से घड़ी में टाइम देखा तो देखा कि दूसरे रेंजर को गए 1 घंटा हो चुका था। थके हारे पड़े पड़े मुझे टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ। मैं बैग से उठा और कमरे में घूम के जंगल के चारों तरफ देखने लगा। दूर दूर तक कहीं कोई धुआं नजर नहीं आ रहा था। दिल में एक अजीब सी खुशी हो रही थी कि मुझे इतना आसान काम मिल गया है। फिर मैं उन बॉक्सेस से सामान निकाल के सेट करने लगा। पैक फूड के कई पैकेट्स थे जिनसे मैं 3-4 दिन आराम से निकाल सकता था। फिर जब तक मैंने सारा सामान सेट किया तब तक अगले चेक का टाइम हो गया था। अब दिन ढलने लगा था तो मैंने अपना कैमरा उठाया और ढलते हुए सूरज की कुछ खूबसूरत फोटो लेने लगा। सोच रहा था कि जल्दी से बस घर पहुंच गए, इन फोटोज को सोशल मीडिया पे डालूंगा। इसी बीच मेरी नजर कमरे के एक कोने में रखे एक स्टूल पर पड़ी। उस स्टूल के ऊपर एक बुक रखी थी। अभी तक मेरी नजर उस पे नहीं पड़ी थी। मैं उस बुक को उठाकर लाया और चेयर पर बैठकर पढ़ने लगा। वो एक मैनुअल थी जिसमें कुछ स्टैंडर्ड रूल्स वगैरह लिखे थे। मैंने उसके पेज पढ़े तो उन पे वही सब लिखा था जो मुझे ट्रेनिंग में बताया गया था। सब बोरिंग सी बातें, उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने वहीं चेयर पे बैठे बैठे ही उसको उछाल के स्टूल के ऊपर फेंक दिया, लेकिन तभी उस मैनुअल में से एक पेपर उड़ता हुआ बाहर निकल के गिर गया। मैंने उस पेपर को उठाया तो उस पे लिखा था, इस जॉब के असली रूल्स, असली रूल्स। ये क्या बोला है? मैंने आगे पढ़ा तो उसमें कुछ रूल्स लिखे थे। रूल नंबर 1, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी तुम्हें इस टावर से नीचे नहीं उतरना है जब तक कि तुम्हारी शिफ्ट खत्म ना हो जाए। रूल नंबर 2, रात 2 से 3 बजे के बीच कैबिन की सारी लाइट्स ऑफ करनी है। रूल नंबर 3, अगर इस बीच तुमको कोई रेडियो कॉल या फोन कॉल आए तो उठाना मत। रूल नंबर 4, 2 से 3 के बीच अगर कोई कैबिन का दरवाजा खटखटाए तो भूल के भी दरवाजा मत खोलना, बोल देना कि वो दिन निकलने के बाद आए। रूल नंबर 5, अगर तुम्हें कोई चमकती चीज उड़ती हुई टावर की तरफ आती दिखाई दे तो उसकी तरफ मत देखना। अपनी आंखें बंद करके 50 तक गिनती गिनना, अगर इसके बाद भी वो दिखाई दे तो फिर से आंख बंद करके 50 तक गिनती गिनना। रूल नंबर 6, अगर तुम्हें टावर के चारों तरफ जानवर खड़े दिखाई दे तो नीचे चेक करने मत जाना, बस 2 बार हवा में अपनी फ्लेयर गन चलाना और भाग के बाथरूम में छुप जाना और अपनी सलामती की दुआ करना। रूल्स पढ़ने के बाद मैं उस लिस्ट को 2 मिनट तक घूरता रहा। ये कैसा मजाक है?
लगता है ये लोग मुझे नया समझ के मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। रात के 2 बजे कौन आएगा यहां कैबिन का दरवाजा खटखटाने। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस पेपर को कोने में फेंक दिया। अगले चेक का टाइम हो गया था। इस बार मैंने अपने बैनोग्लर्स उठाए और जंगल में देखने लगा तो मुझे जंगल में कुछ भालू और हिरन घूमते दिखाई दिए। बहुत खूबसूरत सीन था। मैं अपने फोन से उसकी कुछ फोटो लेना चाहता था, लेकिन फोन का कैमरा इतना अच्छा नहीं था। मैं सोच रहा था कि इस बार सैलरी मिलते ही सबसे पहले एक बढ़िया सा कैमरा खरीदूंगा। कुछ ही देर बाद रात हो गई। पूरा जंगल हल्की हल्की ऑरेंज रोशनी से जगमगा रहा था। मैं बता नहीं सकता वो कितना खूबसूरत सीन था। अब मैं अंदर जाने ही वाला था कि मुझे कुछ दूर हल्का सा धुआं होता दिखाई दिया। वो देखते ही मैंने फिर से अपने बायोक्लर निकाल के देखा तो देखा कि दूर थपेड़ों के बीच से काला धुआं निकल रहा था। फिर मैंने अपना कंपास निकाला और मैप की मदद से उस एरिया को पिन पॉइंट किया और अपने बेस पे कॉल किया। बेस पे एक दूसरा रेंजर ड्यूटी पे था। मैंने उसको बताया कि मुझे जंगल में आग दिखाई दी है और वो जल्दी से जाकर उसको चेक करें। उसने कहा वो अभी के अभी उसको चेक करने के लिए निकल रहा है। इस बीच में लगातार अपने बाइनोक्यूलर से उस तरफ देखा जा रहा था, इस उम्मीद में कि वो धुआं बंद हो जाए। लेकिन धुआं लगातार उड़ता जा रहा था। एक एक मिनट जैसे घंटों की तरह बीत रही थी और फिर करीब आधे घंटे बाद मेरे पास उस रेंजर की रेडियो कॉल आई। हाँ भाई नए लड़के, वो बोला। मैंने कहा तुमको आग दिखाई दी क्या? आग ज्यादा भयानक तो नहीं है ना, तुमको वो जगह मिल तो गई ना, मैं सब कुछ एक ही सांस में बड़बड़ाता चला गया। अरे अरे, इतना क्यों घबरा रहे हो? सब कुछ ठीक है, वो बस एक कैंपफायर थी। कैंपफायर? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, कैंपफायर। यहां कुछ लोग कैंपेन के लिए आए हैं। ये उसी का धुआं था। तो मैं इस तरह के धुएं पर नजर नहीं रखनी। जंगल की आग का धुआं मोटा होता है। अगली बार मुझे कॉल करने से पहले इस बात का ध्यान रखना। मैं चुप हो गया। मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। पहले ही दिन ऐसी बचकानी गलती करने पर वो फिर से बोला, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। अच्छा हुआ तुमने फायर डिपार्टमेंट को कॉल नहीं किया। असल में मैं अभी बस फायर डिपार्टमेंट को ही कॉल करने वाला था। शुक्र है मैंने उनको कॉल नहीं किया। थैंक्स, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, मैंने कहा और फिर कॉल कट गई। मैं अपना सिर पकड़ के बैठ गया। क्या यार, ये कैसे फुद्दू हरकत कर दी मैंने। बाहर घुप अंधेरा छा चुका था। चारों तरफ का जंगल जो दिन में इतना खूबसूरत लग रहा था, रात होते ही मानो वो बिल्कुल ही बदल गया था। तब मुझे महसूस हुआ कि मैं वहां कितना अकेला था। दूर दूर तक अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दिन में तो मैं कैबिन के अंदर से बाहर चारों तरफ देख के चेक कर सकता था, लेकिन रात में जंगल को चेक करने के लिए मुझे कैबिन से बाहर निकलना ही पड़ता। मैंने उठ के लाइट ऑन की तो लाइट ऑन होते ही चारों तरफ लगे शीशे आईने की तरह चमकने लगे। लकड़ी की कैबिन के अंदर खड़े कोई मुझे दूर से ही देख सकता था। मैंने कैबिन का सामने वाला दरवाजा खोला और बाहर जो बालकनी का टैग बना था उस पे जाकर खड़ा हो गया। बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दूर दूर तक कहीं कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ अंधेरा और चांद की हल्की हल्की रोशनी में चमकता जंगल। इतने अंधेरे में मैं धुएं को कैसे देखूंगा, मैं मन ही मन सोच रहा था। मैं डेक के चारों तरफ घूमता हुआ पूरे जंगल को देखता जा रहा था। फिर कुछ देर बाद जब मेरी आंखें अंधेरे में एडजस्ट हुई तो मैं अब थपेड़ों की आउटलाइंस को अच्छे से देख पा रहा था। करीब 100 किलोमीटर दूर अगले शहर में कुछ जलती हुई लाइट्स मुझे हल्की हल्की दिखाई दे रही थी, जिससे कम से कम ये सुकून तो मिल रहा था कि मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूं। इस जंगल के बाहर भी दुनिया है। मैंने एक सिगरेट जलाई और वहां खड़ा पीने लगा। मेरे लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया था। फिर कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद मुझे सुस्ती आने लगी। मैंने जल्दी से जंगल को चारों तरफ से चेक किया और कैबिन के अंदर चला गया। बाहर से अंदर आके अंदर कैबिन की एक ट्यूबलाइट की रोशनी भी बहुत ज्यादा लग रही थी।
एक बार के लिए तो मेरी आंखें ही चौंधिया गई। मैं सीधा जाकर बेड पर लेट गया और अपनी आंखों को एक तकिए से ढक लिया। मैं सोना तो नहीं चाहता था, लेकिन ऐसे माहौल में आपको ना चाहते हुए भी नींद आ ही जाती है। सोते हुए पता नहीं मुझे कितनी देर हुई थी कि रात में अचानक मेरी आंख खुल गई। सामने रेडियो फोन पे अजीब सी स्टैटिक की आवाज आ रही थी। मैं जल्दी से उठ के फोन उठा के बात करने ही वाला था कि कभी पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में मुझे ऐसा करने से रोक दिया। मैंने अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखा, 2 मिनट वो देख के एक बार के लिए तो मेरी सांस ही रुक गई। वो टाइम देख के सबसे पहला ख्याल जो मेरे दिमाग में आया वो था वो रूल्स। उन रूल्स में लिखा था कि 2 से 3 बजे के बीच में इस कैबिन की लाइट बंद होनी चाहिए। मैं फटाक से उठा और कैबिन की लाइट ऑफ कर दी, लेकिन लाइट बंद करते ही कसम से मुझे शीशे के दूसरी तरफ कोई खड़ा दिखाई दिया। वो मुझे बस एक ही झलक दिखाता और फिर वहां से गायब हो गया। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैं ज्यादा कुछ सोच पाता इससे पहले ही उस रेडियो फोन पे फिर से स्टैटिक की आवाज आने लगी। बहुत ही हल्की हल्की किसी के बोलने की आवाज भी आ रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो आवाज कुछ सेकंड्स के लिए आई और फिर बंद हो गई। मैं सोच रहा था अगर ये कॉल फिर से आई तो इस बार का उससे बात करूंगा, और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही 5 मिनट बाद ही फिर से वही स्टैटिक के साथ हल्की हल्की किसी की आवाज आने लगी। लेकिन इस बार ये आवाज पहले से ज्यादा क्लियर थी। हेल्प मी, किसी ने दूसरी तरफ से कहा। वो आवाज थी तो बहुत हल्की, लेकिन हल्की होने के बावजूद बहुत सख्त थी। मैं फोन उठा के जवाब देने ही वाला था कि तभी मेरी नजर फिर से मेरी रिस्ट वॉच पे पड़ी। 2:23 मैंने फोन नहीं उठाया। तू ये क्या कर रहा है, डरपोक इंसान? फोन उठा के बात कर, वो हेल्प मांग रहा है। मेरे दिमाग से एक आवाज आई, लेकिन उन रूल्स का क्या जो मैंने उस लिस्ट में पढ़े थे? अगर वो सच में असली रूल्स हुए तो 2 से 3 के बीच लाइट जलाकर एक रूल तो मैं पहले ही तोड़ चुका था। लेकिन रूम टूटने से होगा क्या? मैं वहां अंधेरे में बैठा बैठा बस यही सब सोचे जा रहा था कि कभी रेडियो फोन पर फिर से आवाज आई, हेल्प मी, कोई है यहां, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इस बार ये आवाज तेज और बिल्कुल साफ साफ आई थी। आवाज से लग रहा था जैसे वो किसी मुसीबत में है। वो जो कोई भी था मुसीबत में था और उसकी मदद करना मेरा फर्ज था। आखिर इसीलिए तो मुझे यहां ड्यूटी पे रखा गया था। मेरी अंत आत्मा मुझे झकझोर रही थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं जानबूझ के वो रूल्स तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ सेकंड्स के बाद वो आवाज बंद हो गई। इसके बाद वो आवाज 2 बार और मुझे रेडियो पर सुनाई दी, लेकिन मैंने बात नहीं की। मेरी नजरें मेरी रिस्ट वॉच पर ही टिकी हुई थी। 3 बजने में बस कुछ ही सेकंड्स बाकी थी कि वो आवाज फिर से आई, मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। और 3 बजते ही मैंने रेडियो फोन उठा लिया। हेलो, कहां से बोल रहे हैं आप? क्या हुआ है आपको? आप मुझे अपनी लोकेशन बताइए, मैंने कहा। कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से आवाज आई। मैंने कहा, मैं यहां फायर टावर से फॉरेस्ट स्ट्रेंजर बात कर रहा हूं। आप अपनी लोकेशन बताओ। वो फॉरेस्ट स्ट्रेंजर, मैं 1 घंटे से लगातार मदद मांगे जा रहा हूं, और तुम अब मुझसे बात कर रहे हो? उसने एक अजीब सी गुस्से भरी टोन में मुझसे पूछा। मैं चुप हो गया। आखिर उसको बोलता भी क्या कि एक फालतू से लिस्ट में लिखे रूल्स की वजह से मैंने उसकी मदद नहीं की। वो एक्चुअली मैं इस सिचुएशन में था कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकता था। मैंने कहा, अच्छा ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कौन सी सिचुएशन में फंसे थे तुम रेंजर, जो एक मदद मांगते शख्स की मदद भी नहीं कर सकते थे? वो फिर से उसी टोन में बोला। वो मैं तुमको नहीं बता सकता। मैंने लड़खड़ाती जुबान से कहा, मुझे पता है, तुम सोए हुए थे, तुमने रूल तोड़ दिया। रेंजर, इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन था। कैबिन की लाइट अभी भी बंद थी। अचानक से मुझे बहुत तेज डर लगने लगा। मैंने जल्दी से लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन करके मैं बाहर देखने लगा कि शायद मुझे कोई खड़ा दिखाई दे जाए। कितनी भी कोशिश कर लो रेंजर, मुझे नहीं देख पाओगे। फिर से आवाज आई तो 3 बज चुके हैं। मैंने डरते डरते कहा,
अब तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, वो हंसा। तुम्हारी बात सही है, 3 बस चूके हैं, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अगर तुमने रूल नहीं तोड़े होते। रूल? कौन से रूल? मुझे किसी रूल के बारे में नहीं पता। अपनी जान बचाने की उस कोशिश में मैंने उसको झूठ बोला, ये सोच के कि शायद उसको मुझ पे तरस आ जाए। अच्छा, रूल्स नहीं पता तो तुमको ये कैसे पता चला कि 3 बजे के बाद मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरा झूठ पकड़ा गया। शिट, क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैंने डायरेक्ट उससे पूछा। हमें भूख लगी है, वो बोला। लेकिन इस बार उसकी आवाज ऐसी थी जैसे बहुत सारे लोग एक साथ बोल रही हूं। तुम खुद टावर से नीचे आ जाओगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हम नीचे ही खड़े हैं। उसने धमकी भरे लहजे ने मुझसे कहा। उसकी बात सुन के मेरी टांगे रबड़ की तरह कांपने लगी। मैं जल्दी से दरवाजा खोल के बाहर डेक पे गया और नीचे देखा तो देखा कि बहुत सारे जानवर ठीक टावर के नीचे एक गोला बना के खड़े थे और वो सब के सब ऊपर मेरी तरफ देख रहे थे। वो देख के मेरी तो जान ही निकल गई। मैं जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर आ गया। और मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? ये मैं कहां फंस गया? मैंने जल्दी से फोन उठाया और अपने बेस्ट पे कॉल किया, लेकिन फोन में डायल टोन ही नहीं थी। अपना मोबाइल फोन निकाला तो उसमें भी सिग्नल्स नहीं थे। शिट! मैंने लंबी सांस ली और अपने दिमाग को शांत किया। ऐसे घबराने से कुछ नहीं होने वाला। मैं उस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करने लगा। मुझे कुछ रूल्स दिए गए थे जिन्हें तोड़ना नहीं था, लेकिन मुझसे कुछ रूल्स टूट गए। अब पता नहीं कौन सनकी आदमी फोन करके मुझे धमकी दे रहा है। टावर के नीचे बहुत सारे जानवर खड़े हैं। शायद मैं जरूरत से ज्यादा डर रहा हूं। आखिर मुझसे पहले भी तो लोग इस टावर में जॉब करते आए हैं, तो जब वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। मैं ये सब सोच ही रहा था कि कभी मुझे बाहर आसमान में एक बड़ा सा जलता हुआ प्लेन जैसा कुछ उड़ता दिखाई दिया और वो सीधा मेरी तरफ ही आ रहा था। तेजी से, ओ शीट, ये क्या है? वो सीधा टावर से टकराने वाला था। मैं बचने के लिए जल्दी से भाग के बेड के नीचे दुबक गया और आंखें बंद करके अपने मरने का वेट करने लगा। हे ऊपर वाले, बस आज बचा ले। आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैं मन ही मन बस यही बोले जा रहा था। देखते ही देखते सेकंड्स मिनटों में बदल गई। कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं मरा। मैंने बेड के नीचे से हल्का सा सिर निकाल के बाहर देखा तो वो जलता हुआ प्लेन गायब हो चुका था। लगता है अभी मरने का समय नहीं हुआ है। ये सब आखिर चल क्या रहा है? कहिए कोई मजाक तो नहीं है एक नए एम्प्लॉय को पहले दिन डराने के लिए, लेकिन ये प्रैंक नहीं हो सकता था। वो वीडियो कॉल, हवा में उड़ता जलता हुआ प्लेन, टावर के नीचे इतने सारे जानवर, नहीं, ये कोई प्रैंक नहीं हो सकता था। यहां कुछ और ही चल रहा था। वो रूल्स कोई मजाक नहीं है। तभी मुझे याद आया कि एक और रूल मुझसे टूट गया था। मैंने फ्लेयर गन नहीं चलाई थी, जैसा उस लिस्ट में लिखा था। मैं उसी वक्त उठा और जल्दी से कपड़ में ढूंढने लगा और 2 मिनट बाद ही मुझे फ्लेयर गन मिल गई। मैंने वो गन और 2 फ्लेयर्स निकाली और जल्दी से बाहर जाकर एक के बाद एक दोनों फ्लेयर्स चला दी। पूरा आसमान फ्लेयर्स की रोशनी में नहा गया और तभी नीचे खड़े वो सारे जानवर चीखते चिंघाड़ते हुए वहां से इधर उधर भागने लगे। प्लेस चलने के बाद मैं सीधा भाग के बाथरूम में गया और उसका दरवाजा बंद करके छिप गया, जैसा उस लिस्ट में लिखा था। मुझे पता था जब तक मैं इस कैबिन से बाहर नहीं निकलता मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। फिर करीब 10 मिनट बाद मैं बाथरूम का दरवाजा खोल के बाहर निकला ही था कि तभी रेडियो पर आवाज आई है, टावर नंबर 5, हमें तुम्हारा इमरजेंसी फेयर सिग्नल मिल गया है। मैं अभी तुम्हारी लोकेशन पर पहुंच रहा हूं। तुम ठीक तो हो ना उस तरफ से? दूसरे रेंजर ने मुझसे पूछा। असल में हमें ट्रेनिंग में बताया गया था कि ये फ्लेयर गन हमें सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में बेस पर सिग्नल देने के लिए ही यूज करनी है। नहीं, मैं ठीक हूं। तुम यहां आओगे तो मैं तुमको सारी बात बताता हूं, मैंने कहा। वो बोला, ठीक है, बस कुछ ही देर में मैं तुम्हारे टावर पर पहुंच रहा हूं। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैंने भी क्या किस्मत पाई है
और फिर से नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। वो रेंजर यहां आएगा तो मैं उसको क्या बताऊंगा कि मैंने एक लिस्ट के रूल्स पढ़ के जंगल में फ्लेयर गन चला दी कि मेरे टावर के नीचे जंगल के जानवर इकट्ठा होकर मुझे मारने की साजिश रच रहे थे। कौन यकीन करेगा मेरी बात पे? मुझे तुरंत इस जॉब से निकाल दिया जाएगा। मैंने सोचा इससे अच्छा होगा कि मैं उसको कॉल करके बोल देता हूं कि उसको यहां आने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी मुझे नीचे सीढ़ियों पे भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। क्या वो रेंजर इतनी जल्दी यहां पहुंच गया? कहीं वो उड़ के तो नहीं आया? मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने रेडियो फोन उठाया और उस रेंजर को कॉल करते हुए कैबिन का दरवाजा खोलने के लिए पढ़ने लगा। अरे बड़ी जल्दी पहुंच गए तुम तो। मैंने फोन पे कहा, क्या बात कर रहे हो? मैं तो अभी रास्ते में ही हूं। मुझे कम से कम 1520 मिनट और लगेंगी। वो बोला। उसकी ये बात मुझे किसी हथौड़े की तरह आके लगी। मैं बस उस दरवाजे की कुंडी खोलने ही वाला था। मैंने एक झटके से अपना हाथ पीछे कर लिया। किस किस तरफ से आ रही हो तुम? मैंने पूछा। वो बोला, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। तो मैंने जल्दी से शीशे के पास जाके देखा तो सही में उस तरफ जीप की 2 हेडलाइट जल्दी दिखाई दे रही थी। तभी अचानक से रेडियो पर उस रेंजर की आवाज बदल गई। बिजली कॉल पर ध्यान मत दो, मैं टावर पे पहुंच गया हूं। दरवाजा खोलो, उसने कहा। मैं नीचे दरवाजे की तरफ देखने लगा। मैं सच में आ गया हूं, प्लीज दरवाजा खोलो। वो फिर से बोला। उस वक्त वो दरवाजा देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी मुझे काट खाएगा। मैं एकदम से पीछे हो गया और तभी बहुत जोर से दरवाजे पे मारने की आवाज आई। शीत वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं भाग के गया और उस भारी भरकम कपट को सरका के उस दरवाजे के ऊपर गिरा दिया जिससे कि वो दरवाजा ना खुले। रेडियो पे फिर से आवाज आई, टावर नंबर 5, ये तुम किससे बात कर रहे थे? वो मैं नहीं हूं। दरवाजा मत खोलना। आई रिपीट, दरवाजा मत खोलना। दरवाजा बड़बड़ाने की आवाज तेज होती जा रही थी। पूरा कैबिन हिल रहा था। मैं जानता था कि ये दरवाजा ज्यादा देर तक ये सब नहीं झेल पाएगा। अपनी मौत मुझे अपनी आंखों के सामने नाचती हुई दिख रही थी कि तभी मुझे टावर के नीचे इंजन का शोर सुनाई दिया। मैं जानता था वो असली रेंजर वहां पहुंच गया है। मैं उसकी जीप को टावर के पास आता सुन रहा था और फिर टावर के नीचे पहुंच के इंजन बंद हो गया। उस जीप के वहां आते ही वो दरवाजा भड़बड़ाने की आवाज भी बंद हो गई थी। 1 मिनट तक कोई आवाज नहीं आई और तभी एक के बाद एक कई गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी और फिर करीब 30 सेकंड बाद रेडियो पर कॉल आई। रेंजर, अब सब ठीक है, अब तुम दरवाजा खोल सकते हो। उफ, मैंने राहत की सांस ली। मुस्कुराते हुए मैं दरवाजा खोलने के लिए वो कबर्ड हटाने जा ही रहा था कि कभी दरवाजा मत खोलना, वो मैं नहीं हूं। मुझे एक दर्द में कराहती आवाज सुनाई दी और उसके अगले ही पल एक तेज दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। मुझे पता था उस बेचारे रेंजर के साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं बस चुपचाप चूहे की तरह एक कोने में दुबका हुआ था। उसकी तेज चीखें मेरा दिमाग फाड़े जा रही थी। पता नहीं वो कौन सा शैतान था जो उसके शरीर के चिथड़े किए जा रहा था। और फिर करीब 2 मिनट बाद सब कुछ शांत हो गया। मैं पसीना पसीना हो चुका था। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। लग रहा था जैसे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। और फिर ऐसे ही कोने में दुबके दुबके मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर जब आंख खुली तो देखा कि मेरे चारों तरफ कई पुलिस वाले और फॉरेस्ट रेंजर्स खड़े थे। उनको देख के मैं एक झटके से पीछे हो गया। डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। उनमें से एक बोला। मैं उन सबको ऐसे देख रहा था जैसे वो सब मुझे खाने वाले हैं। तुमको कोई चोट तो नहीं लगी? उनमें से एक ने मुझसे पूछा। मैंने खिड़की से बाहर देखा, वो दिन निकल चुका था। मुझे याद आया कि रात में मेरे साथ क्या हुआ था। वो सब हमारे डिपार्टमेंट के ही लोग थे। मैंने राहत की सांस ली। नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी। मैंने कहा, क्या तुम बता सकते हो यहां रात में क्या हुआ था? एक पुलिस वाला बोला। मैंने कुछ सेकंड्स उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर, नहीं, क्या अब मैं अपने घर जा सकता हूं? मैंने कहा। वो सब हैरानी से मेरी तरफ देख रहे थे।
शायद उनको गुस्सा भी था कि मैंने उनकी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं बस उस जगह से दूर चला जाना चाहता था। क्या ये ड्राइविंग कर पाएगा? उस पुलिस वाले ने साइड में खड़े एक मेल नर्स से पूछा, तो उस नर्स ने मेरा बीपी, लंग्स, हार्ट रेट वगैरह चेक किया और फिर बोला, हाँ फिजिकली ये बिल्कुल ठीक है। चीफ रेंजर ने कुछ सेकंड्स मेरी तरफ देखा और फिर बोला, ठीक है, जाना ही चाहते हो तो जाओ, लेकिन कल मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता हूं। मैंने कुछ नहीं कहा और बस जल्दी से अपना सामान लेकर उस दरवाजे की तरफ पहुंचा तो देखा कि उसको शायद कुल्हाड़ी की मदद से तोड़कर खोल दिया गया था। धीरे धीरे उतर के नीचे पहुंचा तो देखा कि नीचे भी कई सारे लोग काम कर रहे थे। वो लोग जमीन पर बड़ी गोलियों को उठाकर प्लास्टिक बैग्स में डाल रहे थे। उसी जगह मुझे जमीन पर कुछ खून के धब्बे भी लगे दिखाई दिए, लेकिन वहां कोई बॉडी नहीं थी, ना किसी इंसान की, ना किसी जानवर की। मैंने देखा कि खून के वो निशान वहां से खोते हुए सीधा जंगल के अंदर जा रहे थे। मैं उसी वक्त जल्दी से भाग के अपनी कार में गया और वहां से भाग निकला। मैं फुल स्पीड में कार चला रहा था और फिर करीब 15 मिनट बाद मैं जैसे ही जंगल के कच्चे रास्ते से निकल के भारत पक्की रोड पर पहुंचा कि कभी एक हिरण ना जाने कहां से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने एक झटके से ब्रेक लगाई। मेरी कार बस उससे टकराते टकराते बची थी, लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक नहीं, बस वही खड़ा मेरी तरफ घूरता रहा। मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा तो देखा कि उसके मुंह पे खून लगा हुआ था और तभी मेरी नजर उसके सींगों में फंसे एक कपड़े के टुकड़े पर पड़ी। वो कपड़ा फॉरेस्ट रेंजर की यूनिफॉर्म का था। उसकी आंखें ठीक मेरी आंखों में घुस के देख रही थी। मैंने उसी वक्त रिवर्स गियर लगाकर कार पीछे की और उसके साइड से होते हुए फुल स्पीड में वहां से कार भगा दी। अगले दिन मुझे मेरे बॉस की कॉल आई। उसने बताया कि वो मुझसे मिलना चाहता है। मैंने उससे कहा कि मैं अब ये जॉब नहीं करना चाहता, ये जॉब बहुत खतरनाक है। तो उसने जो जवाब दिया वो सुन के तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। वो बोला, स्वीकार मत करो, इस बार तुमको टॉवर के ऊपर नहीं बल्कि ऑफिस के अंदर ड्यूटी दी जाएगी और वहां के रूल्स पिछले रूल से बिल्कुल अलग होंगे।